नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज की वोटिंग, 16 जिलों की 59 सीटों पर हुआ मतदान। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम से सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। विपक्षी पार्टियों पर साधा जमकर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री परिवारवादियों ने किसी काम में नहीं दिया साथ। सपा के कार्यकाल पर भी उठाए सवाल। रायबरेली में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने की कार्यक्रम में शिरकत। तो वहीं जगतपुर और ऊंचाहार में भाजपा पर किया जुबानी हमला। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, सपा से जुड़े हैं अहमदाबाद बम धमाकों के तार, इसीलिए बंद है अखिलेश की जुबान। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वोट डालते हुए सोशल मीडिया पर शेयर की थी फोटो। मतदान में गोपनीयता भंग करने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, और उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। पेंशन मुफ्त में राशन, सड़कों का है जाल बिछा। घर घर बिजली शौचालय है, ऐसा कहाँ कमाल दिखा। मथुरा काशी याद रहे, राम कृष्ण की हरदम वह आबाद रहे।
गोरखपुर में आजमगढ़ में योगी मिर्जापुर में योगी। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें लखनऊ के सरोजनी नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज हुआ, जहां कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण के अंतर्गत शाम 6 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की सीटों पर मतदान हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, जिस प्रकार से अगर शाम 6 बजे तक के मतदान की अगर बात की जाए तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण में भी हमने 60% के आंकड़े को लगभग छू लिया था और इस बार भी 57% मतलब 60% के आसपास ही है। किस प्रकार से देखते हैं आज के इस मतदान को? देखिए, निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरीके से पिछले 2 चरणों का चुनाव हुआ है, 10 फरवरी और 14 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो गढ़ माना जाता है किसानों का, जाट, और ये जो 2 वोटर हैं, ये हमेशा से ही इनकी जो वोट प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव था, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता ही चुनाव था, क्योंकि कानपुर देहात से होता हुआ ये चुनाव एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई और मैनपुरी वो जगह थी जहां से समाजवादी पार्टी की जो रीढ़ है, यानी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अस्तित्व की लड़ाई है, अक्स की लड़ाई है। क्योंकि अखिलेश यादव का यहाँ मैनपुरी से चुनाव लड़ने का सीधा उद्देश्य था कि अपने लोगों को छूना, क्योंकि मैनपुरी से चुनाव लड़ने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जो सपा की टक्कर है वो सीधी सीधी भाजपा से है। ये 2 पार्टियां हैं जो निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार, क्योंकि 3 ही चरण हुए, अभी इसके बाद भी 4 चरण का चुनाव जो है वो बाकी है। लेकिन इस तीसरे चरण ने आज ये सिद्ध किया है कि जिस तरीके से 60% के करीब मतदान, मतलब औसतन मतदान जो हुआ है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आगे के जो चुनाव होंगे इसके इर्द गिर्द ही होंगे। जो मतदान प्रतिशत जाएगा वो इसके इर्द गिर्द जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज चुनाव लड़ रहे थे तीसरे चरण में। बाकी के 4 चरण अभी बाकी हैं, यानी मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार नेता है, बड़ा नेता, आज उसकी परीक्षा थी और उस परीक्षा में लगभग वो पास ही है। और अच्छे खासे जो वहां पे जो एमवाई समीकरण है, यानी यादव और मुस्लिम, ये जो वोट बैंक है वो मैनपुरी में बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उनके सामने भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था, जो कि एक जमाने में मुलायम सिंह के ही सुरक्षा में तैनात हुआ करते थे और सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन आज का जो चुनाव था वो बुंदेलखंड को भी जोड़ता है। तो बुंदेलखंड में समस्या जो है वो सबसे अधिक जल की है। तो जल के विषय में जो सबसे ज्यादा बात हुई है, क्योंकि पिछले 5 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा ने कानपुर और बुंदेलखंड में ही पिछले बार सीधी सेंधमारी की थी, और इस बार का चुनाव भी कानपुर और बुंदेलखंड का ही है। पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए थे उमंग, उसमें ये कहा गया, दोनों ही पार्टियां ये कह रही थी कि हम शतक लगा देंगे और यहीं से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये तीसरे चरण का जो ये चुनाव होगा, ये जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये साबित करेगा कि आखिर पिछले 2 चरण और ये तीसरे चरण में किसकी भागीदारी, किसकी हिस्सेदारी और वोटरों ने सबसे ज्यादा किसके ऊपर अपना विश्वास मत दिया है। उमंग जी बिल्कुल,
बिल्कुल अमरीश, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से तीनों ही चरणों में 60% के आसपास की वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि जब वोटिंग बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ एक बदलाव जरूर लाती है। किस प्रकार का ये बदलाव हो सकता है? क्या बीजेपी को इस बार पहले से कहीं ज्यादा मत मिल सकते हैं या आंकड़ा कम रह सकता है? और सपा जो कि बार बार दावे कर रही है कि अब की बार हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, क्या क्या किस प्रकार से देखते हैं इसे? देखिए, वो बदलाव तो है उमंग। निश्चित तौर पर जो भी पार्टी जीतेगी उसका जो मत प्रतिशत होगा वो मुझे लगता है बढ़ा घटा तो एक अलग बात है, प्लस माइनस तो हो सकता है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर है। पिछले बार हमने देखा जब चुनाव था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड रूप से बहुमत साबित की थी, वो भी लोगों के मन में ये ऊहापोह की स्थिति थी, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसा हो गया। क्योंकि पिछले 20 सालों के इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। अस्तित्व में भारतीय जनता पार्टी गायब हो चुकी थी 14 वर्ष के वनवास के बाद भी उसका सीधा सीधा आना, लेकिन 2014 की जो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लहर थी उसी का ये सीधा सीधा असर देखने को 2017 को मिला था। लेकिन 5 साल जब सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जब कोई पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो इम्पैक्ट है वो जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन ये कितना इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि 5 साल की जो जनता इसमें बदलाव देखे। यूपी में बेरोजगारी, अगर कहा जाए कि कोरोना जैसी आपात स्थिति से जूझा है पूरा विश्व, उससे जो गिरावट आई है, लेकिन ये बेरोजगारी है, शिक्षा है। इसके अलावा जिस तरीके से कहा जाता है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को हटाया, लेकिन विपक्षी हमेशा से आरोप लगाए हैं कि ये कैसा भ्रष्टाचार को हटाया गया। तो ये हर चीज को देखा जाएगा। और इस बार तो हमने इस चुनाव में ये भी देखा है, क्योंकि कोरोना में पिछले 2 सालों से जिस तरीके विश्व भर जूझा है, पहली बार कोरोना की दस्तक के साथ इस बार का चुनाव हुआ है। इस बार का जो मतदान हुआ, इस बार का जो चुनाव हुआ, रोड से बिल्कुल भी भीड़ नदारत देखी जा रही है। हाँ, 2 चरणों के बाद कुछ छूट जरूर चुनाव आयोग ने दी, लेकिन फिर भी उस तरीके का जो एक लगातार गाड़ियों का काफिला होता है, पार्टियां अपने साथ कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ निकलती है, वो इस बार देखने को नहीं मिला। टीवी पर या रेडियो पर और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जितने प्रचार प्रसार हो सकते थे, जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे, वो पार्टियों ने अपनाए हैं। लेकिन फिर भी जनता की जो जरूरत है, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो पार्टियों के बीच में कितने, क्योंकि जनता को पता है कि सपा बसपा को मौका देकर देख चुके हैं, भाजपा एक बार मौका पा चुकी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है वो लहर पर नहीं होगा। जनता को अपना भविष्य तराशना है कि आखिर जो 2 बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन पर कितना विश्वास होता है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो जीत और हार का जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट रूप से तो देखा जा सकेगा, लेकिन जीत हार का जो अंतर होगा पिछले बार के मुकाबले काफी कम होने वाला है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। तो वहीं पीएम मोदी ने देश की आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और सपा के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धमाके हुए थे, उस दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो वहीं सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सभी जानते हैं व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? तो उत्तर प्रदेश का प्रभार अपने कंधों पर लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा बीते कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर द्वंद करती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में प्रियंका लगातार जनसंपर्क में जुटी हैं और इसी बीच प्रियंका ने रायबरेली के जगतपुर में आयोजित नुक्कड़ सभा में शिरकत की, जहां
प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डीजल का कितना अब तक को खर्चना पड़ता है, कितना महंगा हो गया है। सबसे बुरा असर किस पे होता है उसका? गरीबों पर और किसानों पर। जो डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो किसानों पर असर पड़ता है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। खाद का वितरण नहीं हो रहा है समय पे, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, पश्चिमी यूपी में गन्ना का दाम नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टा जानवर की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग शिवराज सिंह को सुनने आए। आपको बता दें कि मंच पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया सहित जिले के बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। जनसभा में शिवराज सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। क्या सके सपाई ही दंगाई है। अब तो ये सिद्ध हो रहा है, आतंकवादियों का साथ देने वाले अगर कोई है तो सपाई है। अब तो ये स्पष्ट है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। आतंकवादियों को कुचल रहे हैं। हमारे जो शहीद साथी है उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में प्रणाम। वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो इस सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला गांधीनगर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजेश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव में दिल से सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। बता दें कि 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा कर पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ईवीएम को लेकर उठाए गए सवाल पर राजेश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य करने की शैली को देखकर प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किया है। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। जहां अनुराग ठाकुर ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि जालौन से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। दरअसल शनिवार रात को फेरे लेने के बाद रविवार सुबह एक दूल्हा अपनी पत्नी का वोट डलवाने मतदान केंद्र पहुंचा। दूल्हे अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यहां मेरा वोट नहीं है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो भी सहयोग हम करें। वही दुल्हन गरिमा मिश्रा ने भी कहा कि पहले मतदान फिर ससुराल। लोकतंत्र और संविधान से जुड़ी ड्यूटी के लिए मतदान सबसे पहले जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं एक नवविवाहित दूल्हा भी अपना वोट डालने बूथ स्थल पर पहुंचा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में देवरिया का लाल भी शहीद हुआ है। शनिवार को सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई गोलीबारी में टड़वा गांव के बरईपार गांव निवासी संतोष यादव को गोली लग गई थी। तो वहीं कुछ देर बाद वे शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर आते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। संतोष यादव बीएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के शोपियां में थी। फिलहाल संतोष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।